हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हुए हैं। तो आपको तो जैसा मालूम है कि फिर से 21 तारीख तक लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन नहीं लगा है, मतलब कोरोना पढ़ाई से ही ज़्यादा फैल रहा है। और आपको तो मालूम है कि कोरोना एक ऐसी प्रजाति है तो सिर्फ किताबों में पाई जाती, जिसके कारण से हमारा पठन पाठन अभी बंद है। ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो सरकार पर सवाल उठाने लगेगा, इसलिए ज़्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए, सुरक्षित रहिए। आइए देखते हैं हम लोग। नहीं पढ़िएगा, कोरोना से सुरक्षित रहिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड बुक में चैप्टर 10 हम लोग पढ़ रहे थे। आपको याद होगा ना चैप्टर 10? यस सर, याद है सर। तो चैप्टर 10 यदि आपको याद है तो आप हमसे एक वो हम आपको बात बताएंगे। उसमें बहुत सारे टॉपिक हम आपको पढ़ा दिए हैं। उसमें जो टॉपिक शेष रह गया था वो है श्यानता, और यहीं स्टार्ट करने वाले हैं आज हम। कितने टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। श्यानता क्या है, श्यान बल क्या है, आदर्श द्रव क्या है, धारा रेखीय एवं विक्षुब्ध प्रवाह कैसा होता है, वेग प्रवणता क्या है, और आखिरी में जो श्यान बल आपने पढ़ा है उसका सूत्र क्या होता है और सूत्र कैसे निकलता है। इस वीडियो में हम यही चीज देखने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले हम पढ़ाने वाले हैं आपको ये श्यानता। क्या पढ़ाने वाले दोस्त? श्यानता। ये दो लाइन जो है ना, हम थोड़ा बगल में लिख देते हैं ताकि ये टॉपिक के साथ हम आपका वो स्टार्ट किए रहें। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक तो आप लोगों ने बैक करके सारे नोट ही कर लिए होंगे कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमें। स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला कार्य, जिसका नाम है श्यानता। सर जी, क्या है श्यानता? अब हम आपको बताते हैं। द्रवों के बीच में क्या लगता है जो इसकी गति को रोकता है? ये क्या बोल रहे हैं सर? द्रवों के बीच में गति को कैसे कोई रोकता है? आपको याद होगा, हम आपको एक चैप्टर पढ़ाए थे फर्स्ट किताब में, जिसका नाम है घर्षण। घर्षण क्या होता था? जब दो गो ठोस सतह एक दूसरे पर ऐसे रख दिया जाता था और उनके बीच में कोई अपेक्षित गति कराई जाती थी, तो एक सतह दूसरे सतह की गति को रोकने का काम करता था और गति के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में एक बल लगाता था ताकि अपने साथ जो संपर्क में दूसरा सतह है उसकी गति को रोक सके। यह तो रही बात ठोस की। आज हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव। द्रवों के साथ भी ऐसा होता है जी, द्रवों के साथ भी ऐसा होता है। क्या होता है सर? हम मुंह से नहीं बोलेंगे, ऐसे एक एग्जाम्पल देके आपको बताएंगे, ऐसे ही नहीं बोल देंगे हम। एग्जाम्पल है, एक गिलास पानी ले लेना और घर बना हुआ है तुम्हारा नया सा एकदम बढ़िया सा फर्श है, टाइल्स वाइल्स लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो प्लास्टर वगैरह बढ़िया सा खूबसूरत सा प्लास्टर किया हुआ है। एक गिलास पानी लेना और उस पानी को ऐसे जमीन पे गिरा देना। पानी फैलने लगेगा और फैलते 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 कुछ दूर जाके बाद में रुक जाएगा। देख लिया कितना फैला? ओके। दूसरा बात है कि एक गिलास शहद ले लिए और फिर उसको डालते हैं फर्श पर। मम्मी मार लो बिदा मार लगे कि एक गिलास मौत गिरा दे ले दादा रे दादा। खैर, सोच के देखना, अगर गिर गया गलती से तो क्या पानी जितना फैला था शहद भी उतना ही फैलेगा? नहीं फैलेगा। पानी ज्यादा दूर तक फैलेगा, शहद कम फैलेगा। मतलब कि शहद की गति को कोई रोक रहा है, पानी की गति को भी कोई रोक रहा था, बट शहद की तुलना में कम रोक रहा था। तो जैसे ठोस के सतहों के बीच में घर्षण बल कार्य करता है मेरे दोस्त, वैसे ही द्रवों की परतों के बीच में भी एक घर्षण बल काम करता है और उसी को हम श्यान बल कहते हैं। प्रत्येक द्रव का गुण होता है एक कि वो अपने परतों के प्रवाह को रोकने का कोशिश करता है। इसका मुख्य कारण होता है उनके अणुओं के बीच में लगने वाला ससंजक बल। ससंजक बल कट, ससंजक बल बाद में पढ़ाएंगे। ससंजक बल का मतलब देख लो, समान तरह के अणुओं के बीच में, जैसे पानी के अणु और पानी के अणु के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है ससंजक बल कहलाता है। अंतराण्विक बल हम अभी के शब्द का प्रयोग करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि द्रवों के परतों के बीच यदि गति हो रही है तो उनके गति को रोकने के लिए एक बल कार्य करता है और उसी बल को हम लोग श्यान बल कहते हैं। और इस गुण को, द्रवों के इस गुण को ही क्या कहा जाता है? श्यानता।
तो छोटू हम श्यानता का परिभाषा यहां लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। श्यानता द्रवों का वह विशेष गुण जिसके कारण द्रवों के परतों के बीच एक गति विरोधी बल कार्य करता है। ध्यान से पढ़िएगा इस परिभाषा को। द्रवों का वह विशेष गुण जिसके कारण द्रवों के परतों के बीच एक गति विरोधी बल कार्य करता है, श्यानता कहलाती है। श्यानता कहलाती है। समझ गए बात को? क्या कहलाती है? श्यानता कहलाती है। अब यह गति विरोधी जो बल है ना, यह गति विरोधी बल श्यान बल कहलाता है। यह गति विरोधी बल श्यान बल कहलाता है। एक्चुअली जो ये श्यान बल है ना, वो देखो क्या है। आप तो समझ ही गए श्यान बल क्या है। द्रवों के बीच का घर्षण बल, द्रवों के परतों के बीच का घर्षण बल, ये परतों की गति को रोकता है। ये परतों की, किसकी परत? द्रव की परत। ये परतों की गति को रोकता है। ये क्या करता है? ये परतों की गति को रोकता है। श्यान बल का ये गुण है। समझ रहे बात को? तो आपने समझ लिया श्यानता क्या है। श्यानता प्रत्येक द्रव में होती है। कोई भी ऐसा द्रव नहीं होता ना जहां पे श्यानता ना हो। कोई भी ऐसा द्रव नहीं होता ना जिनके परतों के बीच में श्यान बल नहीं लग रहा हो। एक्चुअली दिमाग में कंसेप्ट ये बिठा लो कि घर्षण बल ही होता है। बस घर्षण बल हम लोग नाम लेते हैं ठोसों के बीच में। यहाँ पर जो घर्षण बल लग रहा है द्रवों के बीच में लग रहा है। तो द्रवों के बीच में लगने वाला घर्षण बल जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं श्यान बल, और इस विशेष गुण को बोलते हैं श्यानता। तो ये दोनों आपका हो गया क्लियर। एक एग्जाम्पल जरा देख लेना। हवा भी तरल है, हवा भी द्रव है। आप जानते हैं तरल पदार्थ है। तो हवा में आपका दौड़ना बहुत आसान हो जाता है। आप हवा में बहुत आसानी से दौड़ लेते हो। पता है क्यों? क्योंकि हवा जो है श्यान बल कम लगाता है। वहीं पानी में आप उतना तेज नहीं दौड़ पाते हो। क्यों? क्योंकि पानी जो है श्यान बल अधिक लगाता है। मध अगर होगा उसमें आप बिल्कुल भी नहीं दौड़ पाओगे। पर पता है क्यों? क्योंकि उनमें श्यान बल और अधिक होता है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह बात खटकना चाहिए कि सर श्यान बल घनत्व पर तो निर्भर नहीं करता। बिल्कुल करता है। श्यान बल अणुओं के बीच में लगने वाले अंतराणविक बल पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा अंतराणविक बल लगेगा श्यान बल उतना ही ज्यादा होगा। समझ रहे बात को? एक पत्थर को हवा में नीचे गिराते हो, धड़ाक में नीचे गिर जाता है। उसी पत्थर को पानी में गिराते हो, थोड़ा धीरे गिरता है। मध में गिरा दोगे तो शायद ऊपर ही रह जाए या बहुत स्लोली गिरेगा। तो ये श्यान बल के कारण ही होता है। अपने में वस्तुओं की गति का क्या करता है? ये विरोध करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं श्यान बल। आप इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये दो टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक है आदर्श द्रव। इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट देखा जाए कि क्या होता है आदर्श द्रव। आपको एक बात बताते हैं। पिचकारी लिए हो फगुआ में रंग उंग भराने के लिए, पिचकारी, उसमें रंग उंग मत भरना। उसमें करना, अरे भर भी लेना भाई, और खींच के भर लिए, और ऊपर जो नोखिया से फेंकेला फूचू फूचू, वो जब उंगली लगा के इधर से दबाना। जब इधर से दबाओगे तो दबेगा? नहीं दबेगा। मतलब कि आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, आप इसको दबा नहीं सकते। मतलब कि पिचकारी के भीतर जो द्रव है वो संपीड्य नहीं है। संपीड्य का मतलब दबाने के योग्य नहीं है। अब जितना आपने पानी भर लिया, आप दोनों तरफ से दबा के उसके आयतन को कम नहीं कर सकते। रबर हो चाहे स्पॉन्ज, कि हत हत बड़ू दबा देने तो खुचुक हत हत हो गई। संपीड्यता का मतलब स्प्रिंग, हत हत है खुचुक दबा के हत कर देनी, तो ये संपीड्य है। समझ रहे बात को? अब एक गिलास पानी को दबा के आधा गिलास नहीं बना सकते हैं आप। तो
आदर्श द्रव के बारे में हम बात करेंगे। आदर्श द्रव वे द्रव होते हैं जिनके पास दो गो विशेष गुण होता है। पहला गुण, संपीड्य नहीं होते हैं, संपीड्य नहीं होते हैं। थोड़ा सा इस बात पे हम प्रकाश डालेंगे, रोशनी डालेंगे कि संपीड्य नहीं होते हैं। आदर्श द्रव जो होते हैं संपीड्य नहीं होते हैं, मतलब कि उन्हें दबाकर उनका आयतन कम नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा बात को, संपीड्य नहीं होते हैं मतलब कि वैसे द्रव जिनको दबाकर उनका आयतन कम नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? संपीड्य, असंपीड्य कहलाते हैं, असंपीड्य द्रव कहलाते हैं। ये आदर्श द्रव का एगो विशेष गुण है। अब हम आपको एगो बात बताते हैं, किसी भी तरीके का द्रव हो, दबाने पर हल्का सा दब ही जाता है, हल्का सा दबिए जाएगा, एकदम निश्चित रूप से दबेगा। तुमको बताते हैं हम, आपके पास पानी है और पानी पर सॉरी कोरोना नहीं है। अब देखो अभी क्या है, हम बता रहे हैं आपको, पानी है आपके पास और पानी को आप एक वायुमंडलीय दाब बढ़ाते हैं, पानी को एक वायुमंडलीय दाब बढ़ाने पर, बढ़ा दिया आपने, कितना बढ़ा दिया? एक वायुमंडलीय दाब बढ़ा दिया, तो पता है उसमें कितना भिन्नात्मक परिवर्तन आता है? 0.000048, इतना का भिन्नात्मक परिवर्तन आता है। ये बहुत कम है, लगभग जीरो के बराबर नहीं है, लगभग जीरो के बराबर है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि पानी जो है असंपीड्य होते हैं, लगभग, पूरा का पूरा संपीड्य नहीं होते हैं, लेकिन लगभग जो होते हैं संपीड्य मान लिए जाते हैं। लगभग सभी द्रव जो है ना असंपीड्य मान लिए जाते हैं। मतलब कि सभी द्रव, आदर्श द्रव का पहिल का जो गुण है वो तो पालन करते हैं, एकदम सबके पास होता है लगभग, क्योंकि किसी को भी दबाकर उसका आयतन कम नहीं किया जा सकता। एक गिलास पानी को आधा गिलास आप नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब आदर्श द्रव का पहला प्रॉपर्टी सभी द्रवों के पास होता है। दूसरा प्रॉपर्टी सर, दूसरा प्रॉपर्टी देखो, दूसरा वाला प्रॉपर्टी जो है छोटू, श्यान बल नहीं लगता है। धतेरी की, ये कैसे हो सकता है? श्यान बल नहीं लगता है। कोई ऐसा द्रव है जिसमें श्यान बल नहीं लगता है? इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा द्रव नहीं है जिसमें श्यान बल नहीं लगता है। सभी द्रवों के बीच में श्यान बल लगता है, सभी द्रवों के परतों के बीच में घर्षण बल लगता है। अगर आप द्रव में गति करिएगा तो आपकी गति को रोका जाएगा, निश्चिंत रहिए। ऐसा हम बोल रहे हैं तो होता है, आप दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को कि कोई भी ऐसा द्रव नहीं है जिसमें श्यान बल नहीं लगता है। सारे द्रव में श्यान बल लगता है। इसका मतलब सर तब है कि करा कहा है आदर्श द्रव। आदर्श द्रव तो कह रहा है कि वैसा द्रव जो श्यान बल नहीं लगता है वही होता है। आप बोल रहे हैं कि श्यान बल तो लगता ही नहीं है, इसका मतलब कि आदर्श द्रव होता ही नहीं है। आदर्श द्रव ब्रह्मांड में होता ही नहीं है। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ये एक काल्पनिक द्रव होता है जो हम सपनों में देखते हैं कि ऐसा होता होगा। समझ रहे बात को? आदर्श द्रव एग्जिस्ट नहीं करता, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। संपीड्य नहीं होते, ऐसे द्रव होते हैं, लेकिन ऐसा कोई द्रव हमारे पास नहीं है जिसमें श्यान बल ही नहीं लगता हो। श्यान बल सब में लगता है। एक छोटा सा हम चीज यहां पे आपको डिस्कस करना चाहते हैं कि श्यान बल पर ताप का क्या प्रभाव होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई द्रव है और हम उसका तापमान बढ़ाते हैं, तो श्यान बल क्या पहले के जैसा लगेगा, या पहले से ज्यादा हो जाएगा, या पहले से कम हो जाएगा? तो मान लीजिए, आइए बात करते हैं अलग अलग चीजों पे। दो चीज है आपके पास, एक द्रव, मतलब जैसे द्रव और गैस। हम पहले द्रव ले लेते हैं। चलो ले लो घी, घी ले लो। अब घी तुम्हारे पास है 10-15 दिन का है, तो सीधी सी बात है, अगर आप घी को रखोगे ऐसे निकाल के और जमीन पर रखोगे तो नहीं फैलेगा, वो एक जगह रख जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि फैले, क्योंकि श्यान बल ज्यादा है, श्यान बल ज्यादा है, इसीलिए कम फैलेगा। अब हम ताप दे दिए ना, तो घी पिघल गया। घी क्या हो गया छोटू? पिघल गया। बबुआ रे, तापमान देने पर हमारा जो है घी पिघल गया। अब पिघल जाएगा ना,
तो पूरा सतह पर छेक लेगा, पूरा जगह ये छेक लेगा, नहीं छेक लेगा? तो छेक लेगा का मतलब कि अब श्यान बल क्या हो गया? घट गया, श्यान बल घट गया। तो याद रखो मेरे भाई, तापमान बढ़ाने पर द्रवों का श्यान बल घट जाता है। तापमान बढ़ाने पर द्रवों का श्यान बल क्या हो जाता है? घट जाता है। इस बात को हम लिखेंगे, यहाँ पे हम इस बात को लिखेंगे, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या बोला मैंने कि तापमान बढ़ाने पर अगर द्रव होगा, द्रव, तो ताप बढ़ाने पर श्यानता घटती है, याद रखिएगा बात को। और अगर गैस है छोटू तो उल्टा हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर श्यानता बढ़ती है। श्यानता क्या होती है? बढ़ती है। याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर श्यानता क्या होती है? बढ़ती है। और किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? गैस के लिए। ताप बढ़ाने पर श्यानता बढ़ती है, किसके लिए? गैस के लिए। ताप बढ़ाने पर श्यानता घटती है, किसके लिए? द्रव के लिए। इस बात को एकदम फोकस होकर आप याद रख लीजिएगा। अब आगे एक चीज और हम आपको बताएंगे कि द्रव है तो बहेगा ही। अब जब द्रव बहेगा तो उसको हम प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवाह। अब द्रव के प्रवाह को हम, द्रव के प्रवाह को दो भागों में एक्चुअली बांटा गया है। एक धारा रेखीय प्रवाह, क्या बोलते हैं छोटू? धारा रेखीय प्रवाह। और दूसरा विक्षुब्ध, विक्षुब्ध प्रवाह। दो तरह के आपके पास हैं, एक हो गया धारा रेखीय प्रवाह, दूसरा हो गया विक्षुब्ध प्रवाह। ये धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, ये विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। बचपन में आप लोग स्कूल जाते थे, 10th क्लास में स्कूल जाते थे, तो क्या होता था कि लाइन में खड़े हो जाते थे और 26 जनवरी या 15 अगस्त के परेड होता था, तो आगे वाला बच्चा एक कदम चलता था तो पीछे वाला भी एक कदम, उसके पीछे वाला भी एक कदम, यानी कि सारे के सारे जो होते थे ना एक रेखा में चलते थे। और जब दो आदमी चलता था ना तो दोनों के बीच की दूरी हमेशा निश्चित होता था। ऐसा लगता था कि जिधर पहला आगे वाला जाएगा उधरे हम लोग आगे वाले का अनुसरण करते थे। वैसा ही कुछ यहां पर होता है। धारा रेखीय प्रवाह में द्रव प्रवाहित होते हैं, द्रव ऐसे प्रवाहित होते हैं जैसे पीछे वाला आगे वाले का अनुसरण कर रहा हो। आगे वाले का क्या कर रहा हो? अनुसरण कर रहा हो। एकदम नियमित गति। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये नियमित गति होता है। धारा रेखीय प्रवाह कैसा होता है? नियमित गति होता है। नदी औसतन, या आप एग्जांपल ले सकते हो कि आलू उलू के दिन में अगर जब आलू उलू पटावत होगा लोग तो पाइप से पानी जो जाता होगा, पाइप के भीतर जो पानी होता है उनका प्रवाह हमेशा धारा रेखीय प्रवाह होता है। वे हमेशा ऐसा लगते हैं जैसे पीछे वाला पानी आगे वाले का, दूगो बुलबुला देख लिया सर, पनिया में दूगो बुलबुला हो, दोनों बुलबुलवा है आगे जाइए तो पीछे वाला जैसे वगैरह रखे दत होके, ऐसे जैसे जैसे आगे वाला बुलबुलवा जाए वैसे वैसे पीछे वाला बुलबुलवा जाए। तो ऐसे ही प्रवाह को हम लोग धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। विक्षुब्ध उसी के उल्टा। पाइप अचानक से तुम्हारा फट गया तो पानी जो है नियमित गति से प्रवाह करेगा नहीं, अनियमित हो जाएगा। ये अनियमित प्रवाह होता है। क्या होता है दोस्त? ये अनियमित प्रवाह होता है। अब अनियमित प्रवाह का मतलब सर बाढ़ आ जाना, तो बाढ़ आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि पानी एक ही तरफ जाता है, नहीं, जहां उसको जगह मिलता है वहां गति करने लगता है। कुछ पानी इधर गति करता है, कुछ इधर गति करता है, कुछ इधर गति करता है, और ऐसे ही गति करने के आधार पर चक्रवात उत्पन्न होता है ना। चक्रवात जो होता है हमेशा विक्षुब्ध प्रवाह में उत्पन्न होता है। तो समझ ही गए, वैसा प्रवाह जिसमें जो द्रव की गति होती है वो नियमित न होकर अनियमित होती है, जिधर उसको जगह मिलता है उधर ही गतिशील हो जाते हैं। तो ये आप द्रव के प्रवाह। इसी से रिलेटेड एक और है जो हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा, आप बस यहाँ पर देख ही लीजिए इसको, जिसका नाम है अस्तरीय प्रवाह। एक थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे, अस्तरीय प्रवाह क्या होता है, इसी से रिलेटेड है। चाहते हैं कि हम यहाँ पर आपको दिखा दें स्तरीय प्रवाह।
क्या होता है स्तरीय प्रवाह? ऐसा प्रवाह जैसे नाला में प्रवाह होता है। नाला बना होता है, उसमें क्या देखते हो कि इस तरह का ये जमीन है, ये एक तरफ का पोर्शन है और ये दूसरा तरफ का दीवार है, ये दीवार है और नीचे वाला जमीन है। अब जब पानी फ्लो करता है ना भाई, तो पानी का एक परत जो है, पहला परत इस जमीन से टच में आता है, एक परत इस दीवार से टच में आता है और एक परत इस दीवार से टच में आता है। अब जो परत, जो द्रव का पहला परत होता है, ये वाला और ये वाला दीवारों से जो टच होते हैं, ये गति नहीं करते हैं। इनको छोड़ के बाकी जो इसमें जो द्रव होते हैं ना, ये गति करते हैं। तो इस तरह के प्रवाह को हम लोग स्तरीय प्रवाह बोलते हैं। दीवारों से सटे ऐसे प्रवाह में दीवारों से सटे द्रव की परतें गति नहीं करती हैं, याद रखना है इस बात को। ये हमेशा याद रखना है कि जो द्रव दीवार से टच में है वो कभी भी गति नहीं करेगा, और वैसे प्रवाह को हम स्तरीय प्रवाह कहते हैं। आप इसको नोट करना। अभी का जो हमारा कंसेप्ट है, जिसका नाम है वेग प्रवणता, एक खूबसूरत सा कंसेप्ट, एकदम फेयर एंड लवली लगाया हुआ कंसेप्ट है ये। वेग प्रवणता क्या होता है? चलिए आइए है नदी में आते हैं। ये नदी है और ये नदी इधर जा रही है। ये नदी कहाँ जा रही है दोस्त? उधर जा रही है। चलिए, अब जब ये नदी उधर जा रही है तो नदी में बहुत सारी परतें होंगी। ये पहला परत जो जमीन से टच में होगा, पानी का पहला परत जमीन से जो टच में होगा, उसका वेग जो होता है 0 होता है। ये बात याद रखिएगा। पानी से जो पहला परत होता है जो जमीन से टच में होता है, वो उसका वेग क्या होता है? 0। अब ध्यान देना जरा, इसके ऊपर वाला, ठीक इसके ऊपर वाला परत थोड़ा सा हल्का गति करता है। इसके ऊपर वाला इससे ज्यादा करेगा, इसके ऊपर वाला उससे भी ज्यादा, इसके ऊपर वाला और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। ये देखो, ये जैसे जैसे परत ऊपर बढ़ता जाता है ना मेरे दोस्त, वैसे वैसे इनका वेग जो है ना, स्पीड बढ़ता जाता है। आप नदी में जब उतरते हो और पानी इतना तक है और फ्लो कर रहा है, तो आपको मालूम चलेगा कि नीचे पैर में जो पानी का धार लग रहा है और यहाँ जो पानी का धार लग रहा है, उसमें ऐसा महसूस होगा कि ऊपरी परत का स्पीड ज़्यादा है, नीचे वाले का धीरे है। मतलब जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ते हो, पानी का धार ज़्यादा होते जाता है। याद रखिएगा इस बात को। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर पानी का वेग भी था। मान लो यहाँ पर पानी का वेग कितना था? भी था, या कोई भी द्रव का वेग भी था। हम क्या किए कि यहाँ से dx ऊंचाई पर चले गए। कितना ऊंचाई पर चले गए? dx। अब ऊंचाई पर गए हैं भाई, तो ऊंचाई पर गए हैं तो v से वेग जो है बढ़ के आएगा कि घट के आएगा? सर ऊंचा जा रहे हैं तो बढ़वे ना करेगा। जी सर, यहाँ पर v प्लस dv होगा। और याद रखिएगा, ऊपरी परत का जो वेग होता है ना, मैक्सिमम होता है, यह अधिकतम वेग होता है। सबसे ऊपर वाला परत सबसे तेज चलता है, तो यह अधिकतम वेग हो गया। तो देखो ना, dx ऊंचाई जाने पर v से वेगवा बढ़ के v प्लस dv हो गया। नहीं हो गया तो कितना बढ़ गया? dv। ये वेग परिवर्तन है। वेग में परिवर्तन का है, वेग में परिवर्तन। ध्यान देना बात को। जैसे यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड था और यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड हो गया, तो वेग में परिवर्तन 10 यहाँ पर है और 10 प्लस 5, वेग में परिवर्तन 5। वेग में परिवर्तन कितना? 5। अब देखो, ध्यान देना इस बात को। चूंकि dx ऊंचाई जाने पर, dx ऊंचाई जाने पर वेग में परिवर्तन dv होता है। वेग में परिवर्तन कितना होता है? dv होता है। वेरी गुड। dx ऊंचाई जाने पर वेग में परिवर्तन dv होता है, इसीलिए एकांक ऊंचाई जाने पर वेग में परिवर्तन कितना होता है? dv बाई dx। चलो ध्यान देना, एकांक ऊंचाई जाने पर कितना होता है? dv बाई dx। एकांक ऊंचाई
जाने पर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बराबर dv बाई dx। अब थोड़ा देखते हैं, आते हैं वेग प्रवणता जो देख रहे हो ना यहाँ पे, इसका हम आपको परिभाषा थोड़ा समझाते हैं कि वेग प्रवणता है क्या। किसी भी द्रव में, किसी भी द्रव में एकांक ऊंचाई जाने पर वेग में हुए परिवर्तन को, वेग में हुए परिवर्तन को वेग प्रवणता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा यहां पे। किसी भी द्रव में, कोई द्रव है, हम जैसे 5 मीटर पे हैं, 5 मीटर पे हैं, वेग हमारा हो गया 5 मीटर की ऊंचाई पर थे तो वेग 10 था। अब जैसे ही 6 मीटर पे आओगे तो 5 से 6 होना मतलब कितना ऊपर है 1। अब तुम्हारा वेग 10 से 12 हुआ होगा, 10 से 11 हुआ होगा। जितना वेग बढ़ गया वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, वेग प्रवणता कहलाएगा। और यहाँ पे आपने निकाला है एकांक ऊंचाई जाने पर वेग में परिवर्तन कितना होता है, dv बाई dx। तो आप आसानी से लिख सकते हो कि सर वेग प्रवणता बराबर, कहीं भी आपको वेग प्रवणता निकालना हो तो आप बोल सकते हो dv बाई dx। वेग प्रवणता बराबर dv बाई dx। याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आगे आपको हमेशा काम आएगा। अब देखो यहां से बात आता है कि सर यहां से इसका एसआई मात्रक और बीमा निकाल लेते हैं। अब जब यहां से एसआई मात्रक बीमा निकालोगे तो dv बाई dx होता है, ये dv मतलब वेग मीटर प्रति सेकंड, और dx का हो गया मीटर, मीटर से मीटर हो गया कैंसल, ऊपर चला गया सेकंड इनवर्स। ये देखो इसका बीमा हो गया, सॉरी मात्रक हो गया सेकंड इनवर्स। बीमा भी सर, बीमा भी देख ही लेते हैं। और जब बीमा की बात करोगे तो dv बाई dx lt माइनस 1, अब बटा में फिर l से l खत्म, t माइनस 1। आप इसको t माइनस 1 भी लिखते हो, या कहीं कहीं इसको किताबों में लिखा रहेगा m0 l0 t माइनस 1, ये भी लिखा रहता है। तो आप चाहें तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी इसका भी। तो दोनों, ये और ये दोनों बीमा है, ये इसका मात्रक है। आप इसको नोट करें। तो ये टॉपिक जो है हमारा अभी श्यान बल के सूत्र का निगमन। आपने वेग प्रवणता देख लिया, आपने देख लिया कि ऊंचाई अगर हम बढ़ते हैं तो धीरे धीरे पानी का जो धारा का रफ्तार होता है वो भी बढ़ता जाता है। हम आज बात करने वाले हैं श्यान बल के सूत्र का निगमन, मतलब कि श्यान बल का फॉर्मूला क्या होता है, श्यान बल पर अगर आधारित प्रश्न आ जाए तो हम उसको कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं। आपको हम बता दें कि ये सूत्र देने वाले भाई साहब का जो नाम था ना वो न्यूटन था। कौन थे, न्यूटन। न्यूटन ने ही बताया था कि श्यान बल का सूत्र क्या होता है। उन्होंने बताया न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार द्रवों के परतों के बीच लगने वाला श्यान बल, लगने वाला, देखो न्यूटन के अनुसार द्रवों के परतों के बीच लगने वाला श्यान बल, पहला क्या कहा था उन्होंने, परतों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। परतों के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब कि जो बल होगा वो समानुपाती हो जाएगा परत के क्षेत्रफल के। आपको याद होगा कुछ बातें जो मैंने घर्षण बल में पढ़ाई थी। मैंने बोला था कि अभी बोला मैंने कि श्यान बल घर्षण बल ही है, और मैंने घर्षण बल में बोला था कि घर्षण बल जो होता है सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सर यहाँ पे तो कर रहा है, श्यान बल कर रहा है, और श्यान बल तो घर्षण बल ही है जी। श्यान बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो नाला में लगने वाला श्यान बल, नाला में अगर मान लो कोई छोटा सा पतला सा नाला है और उसमें पानी फ्लो कर रहा है, उनके बीच में जो श्यान बल होगा और एक नदी की परतों के बीच में जो श्यान बल होगा, किसमें ज्यादा होगा,
नदी में ज़्यादा होगा। पता है क्यों? क्योंकि नदी में जो धारा का प्रवाह है वो बड़े स्तर में होता है, वहाँ पे परत का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, नाला में कम होता है। तो यहाँ पर से साबित होता है कि बड़ी बड़ी समुद्रों में श्यान बल ज़्यादा लगता होगा इन कंपैरिजन टू छोटी छोटी नदी, नाला, गड्ढा, ये सारी चीज़ों से। तो पहला नंबर ये न्यूटन भाई साहब ने बताया। दूसरा क्या बताया उन्होंने कि वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। किसके? वेग प्रवणता। और वेग प्रवणता तो उसी के ज्यादा होती है जिसका धारा तेज चलता है। वेग प्रवणता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मतलब कि F समानुपाती dv बाई dx, F समानुपाती dv बाई dx। जितना ज्यादा वेग प्रवणता होगा, जितना ज्यादा धारा का प्रवाह होगा, उतना ही ज्यादा आपका श्यान बल कार्य करता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसका समीकरण 2 और समीकरण 1 और दोनों को मिला देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। अब जब 1 तथा 2 से हम देखने की बात करेंगे ना छोटू, तो F समानुपाती हो जाएगा A इंटू डी वी बाई डी एक्स। F समानुपाती A इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटेगा और यहाँ पर एक नियतांक आएगा। उस नियतांक का हम लोग नाम देते हैं ईटा। क्या नाम देते हैं? ईटा। A डी वी बाई डी एक्स। F बराबर ईटा A डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर ईटा क्या है? श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कहीं कहीं किताबों में आप देखोगे कि F बराबर यहाँ प्लस माइनस ईटा A dv बाई डी एक्स दिया रहता है। यहाँ पर प्लस माइनस जो है श्यान बल की दिशा बताते हैं। प्लस माइनस क्या बताते हैं? श्यान बल की दिशा बताते हैं। यहाँ F जो है श्यान बल है और श्यान बल की दिशा किधर होती है? श्यान बल की दिशा हमेशा ऊपरी परत के गति की उल्टी दिशा में होती है। ऊपरी परत जिधर जा रहा है ना, बस उसके उल्टी दिशा में होती है। तो श्यान बल ये F ईटा A dv बाई डी एक्स, ये सूत्र है। अब इसको नोट करें तो ईटा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए कि ईटा क्या होता है। आप इसको नोट कर ले, जरा नोट कर लीजिए इसको। श्यानता गुणांक ईटा, आप देखें कि F बराबर ईटा A dv बाई डी एक्स, ये हमारा श्यान बल का सूत्र है। अभी हम जो बात करने वाले हैं इस श्यानता गुणांक के बारे में बात करने वाले हैं कि श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, श्यानता गुणांक का बीमा क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्नों में पूछता है। आइए पहले श्यानता गुणांक का सूत्र देखते हैं। ईटा बराबर है F इंटू डी एक्स हो जाएगा, F इंटू डी एक्स, और बटा में A इंटू डी वी नीचे आ जाएगा, A इंटू डी वी। V का मतलब आयतन कभी नहीं है, V का मतलब वेग है। अब देखो यहाँ पे पहला नंबर F बाई A न्यूटन बटा में मीटर स्क्वायर, और हाई डी एक्स का हो गल मीटर, हाई V के हो गल वेग के हो गल मीटर प्रति सेकेंड। तरह मालूम होगा कि जाएंगे हे से हे खत्म हो गई, मीटर से मीटर। अब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इंटू सेकेंड। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को तुम पास्कल बोलते हो, याद होगा आपको। यस सर। तो देखो पहला तो आपका मात्रक मिल गया पास्कल सेकेंड, ये माइनस ना हो, पास्कल सेकेंड। श्यानता गुणांक का पहला मात्रक क्या हो गया? मात्रक की बात कर रहे हैं हम। श्यानता गुणांक का पहला मात्रक क्या मिला? पास्कल सेकेंड। ओके, मात्रक मिल गया तो सर चलिए ना बीमा भी देख ही लेते हैं, कुछ और शायद मिल जाए। आ जाओ देख लेते हैं। ईटा बराबर आपके पास है F डी एक्स A डी वी, F डी एक्स A डी वी। F का MLT माइनस 2, डी एक्स का L स्क्वायर और डी वी का LT माइनस 1। हाई देखो L2 हो गई, 2 से खत्म। अब M हाई L1 बा ऊपर चल जाए तो L माइनस 1, हाई T माइनस 2 ऑलरेडी बा, हाई T माइनस 1 ऊपर जाए तो T के पावर 1। अब यहाँ पे जब हम काम करेंगे M का M और L माइनस 1, T का पावर माइनस 2 में 1 जोड़ो माइनस 1। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख गया कि बीमा ईटा का कितना होता है, ML माइनस 1 T माइनस 1। अब इसके आधार पर आप देखो, यहाँ से इसके आधार पर भी दूगो आप यहाँ से मात्रक निकाल सकते हो, एक SI और एक CGS। यहां से भी अच्छा, M का मतलब kg,
एल का मतलब लेंथ है, मीटर -1, टाइम का मतलब सेकेंड। आप बोल सकते हो कि सर इसका मात्रक जो हो जाएगा केजी प्रति मीटर सेकेंड भी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। सीजीएस में देखो मास का ग्राम, एल का सेंटीमीटर इनवर्स, टाइम का सेकेंड इनवर्स। आप इसको बोल सकते हो कि सर ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकेंड। आपको एक पते की बात बताएं, इसको इसी चीज को ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकेंड को पॉइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? पॉइज। मतलब कि श्यानता गुणांक का एक मात्रक पॉइज भी होता है। श्यानता गुणांक का एक मात्रक पॉइज, सीजीएस मात्रक। और तब सर 1 केजी प्रति मीटर सेकेंड बराबर पॉइज में अगर चेंज करना हो तो याद रखना 10 पॉइज। कितना पॉइज? 10 पॉइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, ये भी और ये भी। पूरे वीडियो में हम लोगों ने 4-5 टॉपिक को डिस्कस किया है। इस पूरे वीडियो को आप प्यार से देखिए, 2 बार देखिए, 1 बार देखिए, जितनी बार में क्लियर होता है उतनी बार देखिए। किसी भी तरह का कोई दिक्कत आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के आप मुझे बताएं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी तरह का अगर आपका सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सभी से प्यार की उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस अगले वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करेंगे। थैंक यू।